नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत के साथ हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। मैं हूं कृतिका, जहां हम बात करेंगे नए भारत की जनादेश 2026 के जरिए आपको चुनावी राज्यों का अपडेट भी देंगे। और अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगी मेरी सहयोगी संध्या। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात कृतिका, और नया सवेरा के हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो नया सवेरा में आज आपको लेकर के चलेंगे पश्चिम एशिया में जिस तरह से जंग हो रही है उसकी अपडेट देने के लिए आपसे सारी खबरें साझा करेंगे और विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ प्रेस रिपोर्ट्स में आपको बताएंगे कि समाचार पत्रों की आज सुर्खियां क्या बनी हैं। एक दिन एक उत्सव जो कि डीडी न्यूज की है खास सीरीज, इसके जरिए आपको बताएंगे विशेष संस्कृति और त्योहार की रंग बिरंगी झलक भी। जी हाँ, यानी कि हर वो बात जो आपके दिन को बनाई है बेहद ही खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह 8 बजे की प्रमुख सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात में देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के दौरे पर पलक्कड़ में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रोड शो करके दिखाएंगे भाजपा की ताकत। असम में चुनाव प्रचार तेज। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज सोनितपुर और नलबाड़ी में करेंगे जनसभा। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी झोंकी पूरी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच की अहम बैठक। मंत्री समूह ने ऊर्जा आपूर्ति और संबंधित मुद्दों पर किया मंथन। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को बताया सर्वोपरि। पश्चिम एशिया में जंग हुई और भी तेज। 3500 मरीन सैनिक लेकर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली पहुंचा संघर्षरत क्षेत्र में। वहीं ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में बड़े प्रदर्शन। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक 15 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर बरकरार। ओडिशा 9 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा। और अब सभी प्रमुख खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 132वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। जी हाँ, और इसके साथ ही कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। बढ़ते हैं आगे और आइए बात कर लेते हैं चुनावी राज्यों की। जी हां, जनादेश 2026 के तहत आपको बताते हैं चुनावी मिजाज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के चुनावी दौरे पर रहेंगे और केरलम में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री पलक्कड़ और त्रिशूर में आयोजित भव्य कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे की शुरुआत पलक्कड़ से होगी, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद त्रिशूर में एक भव्य रोड शो भी करेंगे। केरलम चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो सीधे जनता से संवाद कर भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलम में मौजूद रहेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यक्रम को आज धार देते हुए नजर आएंगे। केरलम का प्रधानमंत्री का ये दौरा है और इस दौरान पलक्कड़ और साथ ही त्रिशूर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। रोड शो भी प्रधानमंत्री आज करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे।
प्रधानमंत्री यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इसी पर आधारित होगा। कैसे इन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पताका लहराई जाए। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी पलक्कड़ से धीरज इस समय जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। धीरज, पलक्कड़ की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज केरलम का ये दौरा और पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अपनी इस जनसभा में प्रधानमंत्री आखिर वहां से जुड़े हुए कौन कौन से अहम मुद्दों को शामिल करते हुए नजर आ सकते हैं? धीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। और आज जबकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो एक नई उम्मीद लेकर यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि पलक्कड़ का ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए मुफीद है। और केरल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जो बीते 11-12 सालों का जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष में एक स्थान हम कह सकते हैं पलक्कड़ भी है, जहां की भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद दिखती है। आज अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की ही बात कर लें, 2021 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से ई श्रीधरन, जिनको कि मेट्रोमैन कहा जाता है, ई श्रीधरन को चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने केरल विधानसभा के चुनाव में उतारा था और मामूली अंतर से श्रीधरन यहाँ से चुनाव हार गए थे। उसी समय ये जरूर लगा था कि भारतीय जनता पार्टी केरल में अपनी चुनावी जनसभा के जरिए या अपनी लोगों के बीच जाकर लोकप्रियता के जरिए अपनी जनता के बीच पकड़ बना सकती है। और उसके बाद लगातार जो 5 साल जो संघर्ष का दौर रहा और हमने देखा कि वार्ड का जबकि चुनाव हुआ, वार्ड के चुनाव में जिस तरीके से केरल में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली और पूरे राज्य में 1600 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया। और उसमें अगर हम पलक्कड़ की बात कर लें तो यहाँ के 53 वार्डों में से 25 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय का परचम लहराया। और इस बार के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस बार के विधानसभा चुनाव में शोभा सुरेंद्रन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ की बड़ी चेहरा मानी जाती है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैदान में उतारा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शोभा सुरेंद्रन ने केरल में भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत की है, काफी मशक्कत की है। और उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को एक कह सकते हैं कि अच्छी खासी उनको वोट बैंक मिला था। शोभा विजेंद्रन के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो शोभा विजेंद्रन कह लें या ई श्रीधरन कह लें, उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी केरल के विधानसभा चुनाव में और जो प्रदेश अध्यक्ष है राजीव चंद्रशेखर, उनके जरिए अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए यहाँ जुटी हुई है। और अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लें, पिछली विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर जहाँ की प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ मात्र 3,500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी। उसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी अब चाह रही है कि जो केरल के विधानसभा चुनाव में जहां बिल्कुल धीरज, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस होगा कि जो ये 3,500 वोटों का अंतर था इसे भरा जाए और इसके साथ साथ और भी अन्य ऐसी विधानसभाएं हैं जिन पर फोकस किया जाए, या फिर बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर शिकस्त मिली हो, वहां पर शायद भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है। भारतीय जनता पार्टी उन विधानसभा क्षेत्रों को चुन रही है जिस विधानसभा क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम मार्जिन से जिन्हें हार का सामना देखना पड़ा था। उस वैसे ही विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट जो ये पलक्कड़ की विधानसभा सीट है। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी एक सीटें हैं, वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मजबूत मानी जाती है। इसके अलावा 1-2 और सीटें हैं। कोट्टयम में भी प्रधानमंत्री की जनसभा होने वाली है, वहाँ की भी जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जनाधार वाली सीटें हैं। तो इसी जनाधार के जरिए भारतीय जनता पार्टी केरल में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाह रही है। और जो सबसे अहम बात केरल के लिए है कि यहाँ पे जो एलडीएफ है, एलडीएफ का यहाँ का जो अगर उम्मीदवार हम कह सकते हैं तो पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव वो तीसरे नंबर पर रहा है। यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है वो यूडीएफ और भारतीय जनता पार्टी से है।
और यहाँ की चुनावी सभा में खुद राहुल गांधी कह चुके हैं जी। कि हमारा जो मुकाबला है, यूडीएफ का जो मुकाबला है केरला में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि केरल के इस बार के विधानसभा चुनाव में यूडीएफ के सामने भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई आपको जरूर नजर आएगी। और जबकि नतीजे आएंगे तो ये जरूर देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सीटों में इजाफा हुआ है, या बिल्कुल। ये हम जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट जी। बैंक में बहुत ज्यादा इजाफा किया है केरल में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए धीरज, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब असम की, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान इस समय तेज हो चुका है और राज्य की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। और इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने असम दौरे के दूसरे दिन 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। गृह मंत्री की पहली जनसभा सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में होगी, जहां वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे और इसके बाद अमित शाह नलबाड़ी में एक और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इन अहम रैलियों के जरिए अमित शाह राज्य में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाएंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं में जीत का नया जोश भरेंगे। तो असम में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान जो है वो इस समय तेज हो चुका है और अमित शाह आज 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में नलवाड़ी से हमारे सहयोगी अश्वनी मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्वनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि चुनावी माहौल है, लगातार तमाम वादे भी इस वक्त राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आज अमित शाह 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। जी, निश्चित तौर से अगर देखें तो असम में चुनाव प्रचार धीरे धीरे काफ़ी तेज हो गया है। धारदार चुनाव प्रचार भाजपा ने शुरू किया। भाजपा के अनेक बड़े नेता यहाँ असम में मौजूद हैं। कल जो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुवाहाटी पहुंचे और उन्होंने गुवाहाटी सेंट्रल और आसपास के जो गुवाहाटी में 4 विधानसभा सीटें हैं, गुवाहाटी सेंट्रल के एक बड़े दायरे में उन्होंने रोड शो किया। हजारों की भीड़ वहाँ पर उमड़ी और लोगों में एक जबरदस्त उत्साह मिला, एक मोमेंटम बना है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में और साथ ही साथ समूचे असम में भाजपा के प्रचार को। आज केंद्रीय गृह मंत्री नलबाड़ी और ढेकियाजुली में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इस सबके बीच अगर देखें तो आने वाले दिनों में यहाँ पर लगातार जो है भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष तो मौजूद है ही, राजनाथ सिंह का आगमन का कार्यक्रम है, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 तारीख को रैली है। तो भाजपा ने अपनी पूरी ताकत और अपने बड़े वरिष्ठ स्टार प्रचारकों को झोंक दिया है असम के चुनाव में। इस सबके बीच भाजपा ने एक महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक कदम भी उठाया है। भाजपा ने जयंत दास, जो कि गुवाहाटी के दिसपुर विधानसभा सीट से रिबेल उम्मीदवार के तौर पर थे, वो 35 साल से भाजपा में शामिल थे, लेकिन यहाँ पर जब प्रत्युत बारदोलोई को जब टिकट दिया गया कि जो कि कांग्रेस के एमपी भी रहे हैं नौगांव से, तो उसके बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता छोड़ दी थी। लेकिन भाजपा ने कल औपचारिक रूप से उन्हें और साथ ही साथ 9 अन्य लोगों को बारपेटा से, बोंगाई गाँव से और कई अन्य जगहों से जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनको निकाल दिया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि भाजपा कब किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त कर रही है। भाजपा के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए प्रत्याशियों के खिलाफ जो स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनको पार्टी से निकाला जा चुका है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जयंत दास है। और उसके अलावा लगातार भाजपा अपने प्रचार को धार दे रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो डीके शिव कुमार, जो कि डिप्टी सीएम है, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने कल एक जनसभा की लखीमपुर में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की आज जो है जनसभा है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, लेकिन एक अगर देखिए प्रचार के जरिए से, रणनीति के जरिए से, प्रत्याशियों के सूची घोषित करने के जरिए से, सीट शेयरिंग के जरिए से भाजपा ने कहीं न कहीं प्रचार में एक जबरदस्त बढ़त बना रखी है। निश्चित तौर से देखना होगा कि जनता जनार्दन का क्या जनादेश होगा। बिल्कुल अश्विनी, यानी कि चुनावी रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है असम में। लेकिन जब हम असम की बात करते हैं तो चाय बागान भी याद आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में चाय बागान में काम करने वाले ऐसे मतदाता हैं जिनसे जुड़ी हुई 35 विधानसभाएं भी आती हैं। किस तरह चुनावी मुकाबला असम में आप देख पा रहे हैं? कड़ी टक्कर या कड़ी चुनौती कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों में देख पा रहे हैं? देखिए, हर जगह
जबरदस्त लड़ाई जो है वो भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच में है। चाय बागानों की आपने बात की, चाय बागानों के मजदूरों की स्थिति ये होती थी कि हम आप तो चाय की चुस्की बड़े आराम से बैठ के सुबह लेते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी एक दर्द भरी दास्तान होती थी कि पूरी की पूरी पीढ़ी उनकी चाय बागान के मजदूरों की उसी बागान के अंदर ही उनकी दुनिया होती थी। बागान के अंदर उनको एक मकान मिलता था, वो मकान छूट न जाए इसलिए उनके बच्चे जो है उन्हीं घरों में रहते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे और एक बधुआ मजदूर जैसी स्थिति पीढ़ी दर पीढ़ी 200 सालों से चली आ रही थी। अंग्रेजों के ज़माने से लेकर अगर असम में देखें तो किसी तरीके का भूमि अधिकार का नियम जो यहाँ पर नहीं था चाय बागान मजदूरों के लिए। पहली बार 200 साल के इतिहास में भाजपा ने पहली बार चाय बागान के मजदूरों को सीमित भूमि अधिकार दिए हैं। जिस वो मकान में रह रहे हैं, जिसको लेबर लाइन कहा जाता है, वहां पर उनको जो है उस भूमि का पट्टा दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग होगा। जिस तरीके से 35 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र असम के यहाँ से जुड़ते हैं, इसके पहले भी चाय बागान मजदूरों के लिए भाजपा ने काफ़ी कल्याणकारी कार्य किए थे, लेकिन भूमि का अधिकार मिलना, भूमि का पट्टा मिलना, भूमि का पट्टा मिलने के बाद एक सर के ऊपर छत हो जाने की निश्चिंतता मिलना, एक गारंटी मिलना, ये एक बड़ी बात है। और निश्चित तरीके से ये कहीं ना कहीं जनादेश में दिखेगा कि चाय बागान के मजदूरों के लिए जो बड़े कार्य किए गए हैं, महिलाओं के लिए कार्य किए गए हैं, युवाओं के लिए कार्य किए गए हैं, अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास के बहुत सारी जमीन पर धरातल पर परियोजनाएं दिखती हैं और अब भाजपा के अपने दावे हैं। तो निश्चित तौर से ये जनादेश स्पष्ट करेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जनता जनादेश देती है। चलिए देखने ऐसा होगा कि किस तरह से मतदाता जो हैं वो किस तरफ आगे बढ़ते हैं और किसे अपना नेता चुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। असम से चलते हैं केरलम, क्योंकि केरलम के त्रिशूर विधानसभा क्षेत्र में 9 अप्रैल को होने वाला चुनावी मुकाबला सियासी तौर पर बेहद दिलचस्प हो गया है। यहाँ एनडीए, एलडीएफ और यूडीएफ तीनों ही गठबंधन पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरे हुए हैं। जी हाँ, और हर दल इस समय अपनी अपनी रणनीति और मुद्दों के सहारे मतदाताओं को साधने में जुड़ा हुआ है। विकास, बुनियादी सुविधाएं और बदलते सियासी समीकरण इस चुनाव को और भी अहम खास बना रहे हैं। त्रिशूर की अगर हम बात करें तो त्रिशूर कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुरेश गोपी की जीत के बाद अब ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ों में से एक के रूप में जाना जाता है। फिलहाल आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। त्रिशूर में चुनावी तापमान चरम पर है। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई पूरी तरह से जम चुकी है। एनडीए ने मैदान में उतारा है पद्मजा वेणुगोपाल को, जो पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की पुत्री हैं। एलडीएफ ने भरोसा जताया है सांस्कृतिक कर्मी अलगोंडे लीला कृष्णन पर, तो वहीं यूडीएफ की ओर से पूर्व महापौर राजन जे पल्लन चुनावी मैदान में हैं। तीनों ही उम्मीदवार एक एक वोट को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जमीनी स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन जारी है, तो डिजिटल मैदान में भी सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक पहुंच बनाई जा रही है। जो त्रिशूर कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वह बदलते सियासी समीकरणों के बीच नई दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। I am very confident in the victory of Left Democratic Front because people, the majority of people is in trust with Left Democratic Front. I have only to promote this ideology. Surely, I am sure Left Democratic Front will survive, will win. इस बार त्रिशूर में मुद्दे भी साफ हैं। सड़कों की हालत, पानी की कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ता शहरीकरण। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचे। In Trichur, there are so many problems because I told you, these roads are not good, traffic block and state road dogs issue, every problem. So first we have to give some help to the people in small things, and after that we can do developments. त्रिशूर में मुकाबला कांटे का है। तीनों दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं और हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विकास के मुद्दों और सियासी समीकरणों के बीच त्रिशूर की जनता किसे अपना समर्थन देती है। पॉलिटिशियन सुरेश गोपी ने एक हिस्टोरिकल विक्ट्री अचीव की। अब भाजपा का इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने चाहती है, तो जहां पद्मजा वेणुगोपाल जो पहले कांग्रेस टिकट पर कंटेस्ट कर चुकी है और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में देखा जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जहां देश में विकास का हाईवे तैयार कर रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सरकार पर उस रफ्तार को रोकने का काम कर रही है। अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी से गुजरने वाली 30 किलोमीटर सड़क इसकी सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। तो आखिर क्यों अटका है ये प्रोजेक्ट? कागजों में सब कुछ है साफ, टेंडर भी हो चुके हैं, एग्रीमेंट भी साइन हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? इसी सवाल का जवाब तलाश रही है हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए। पश्चिम भारत को पूर्वी भारत से जुड़ने वाला एक प्रोजेक्ट, 3,372 किलोमीटर का रास्ता, कहीं पे कोई रुकावट नहीं। सिर्फ बंगाल वो हिस्सा है जहां पर आकर ये रास्ते का जो प्रोजेक्ट है वो लटक गया है पिछले 1 साल से। सवाल ये है कि आखिर क्यों? पश्चिम बंगाल में इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के करीब 30 किलोमीटर हिस्से का निर्माण अटका हुआ है। आरोप ये भी है कि 2011 में डीपीआर बनने के बाद से ही राज्य सरकार की तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 3,372 किलोमीटर में से पश्चिम बंगाल का हिस्सा 290 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में इसे 4 चरणों में बांटा गया है। डालखोला घोषपुकुर 110 किलोमीटर, घोषपुकुर धूपगुड़ी 84 किलोमीटर, धूपगुड़ी फालाकाटा 29.86 किलोमीटर, फालाकाटा सलसाबाड़ी 42 किलोमीटर। अगर राज्य प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता तो ये परियोजना करीब 10 साल पहले ही पूरी हो सकती थी। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई हिस्सों में काम शुरू तक नहीं हो पाया है। धूपगुड़ी से फालाकाटा तक 30 किलोमीटर सड़क की डीपीआर 2022 में पूरी हुई। 2024 में टेंडर फाइनल हुआ। 11 अप्रैल 2025 को ठेकेदार के साथ समझौता हुआ। 1 साल होने को है, फिर भी भूमि विवाद के कारण काम शुरू नहीं हुआ। फालाकाटा से सलसाबाड़ी तक 42 किलोमीटर सड़क भी भूमि विवाद में लंबे समय से अटकी है। फूलबाड़ी इलाके में अब भी 5.5 किलोमीटर सड़क का काम बाकी है। मुआवजे के तौर पर जमीन देने वालों को औसतन 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जमीन देने वाले भी विकास चाहते हैं। वहीं चुनाव प्रचार में इस परियोजना का श्रेय लेने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। जलपाईगुड़ी की चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने एनडीए काल में शुरू हुई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का श्रेय खुद को दे दिया। जलपाईगुड़ी থেকে पश्चिम बंगाल में हमने विकास की नई गाथा लिखी है। जलपाईगुड़ी से भूटान, बांग्लादेश और नेपाल तक अब आसानी से पहुंचा जा सकता है। सिलीगुड़ी का नया रूप यही साबित करता है। इधर चुनावी मंच से इस परियोजना का श्रेय लेने की होड़ भी जारी है। जलपाईगुड़ी की रैली में ममता बनर्जी ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को अपनी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री का कहना है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के जरिए सड़क मार्ग से बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जाने का रास्ता बनाना उनका योगदान है। लेकिन सवाल ये है कि फिर 1 साल से परियोजना का काम क्यों अटका हुआ है? हर बैठक में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के जिलाधिकारी भूमि विवाद सुलझाने का भरोसा देते हैं, लेकिन ये भरोसा हकीकत में कब बदलेगा? देखिए, ये सरकार जो है डेवलपमेंट चाहती नहीं है, हर कदम पर राजनीति करना चाहती है। ममता सरकार, आप यदि देखेंगे तो सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच में जाटिया खाली था, वहाँ भी अटका हुआ था। अभी काम शुरू है, क्योंकि मैं तो जाता ही हूँ। और यहाँ पर धूपगुड़ी फालाकाटा के बीच में भी जमीन नहीं देने के कारण मामला अटका हुआ है। हमारी सरकार बनेगी, जितना भी समस्या जमीन का समस्या को शेष करके द्रुत गति से करके हम 4 लेन का रास्ता को कंप्लीट करेंगे। असल सवाल ये है कि जनता के लिए क्या अहम है, विकास या राजनीति? इसी सवाल का जवाब बंगाल की जनता अपने वोटों से देंगे। पार्थ चौधरी और सुभजित पाल चौधरी के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अलीपुरद्वार। तो चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई तमाम खबरों को हमने आपको दिखाया जनादेश 2026 के जरिए। और इसी बीच अब नया सवेरा में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में जारी संकट पर नजर रखने और घटनाक्रमों के जवाब में सक्रिय उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित अनौपचारिक मंत्री स्तरीय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 2 में शनिवार को आयोजित इस बैठक में वित्त एवं निगम मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी और नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू समेत कई मंत्री मौजूद रहे। जी हां, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने सचिवों के साथ अधिकार प्राप्त समूहों के साथ बैठक कर क्षेत्रीय चुनौतियों और नीतिगत उपायों की समीक्षा की। उन्होंने भविष्य की तैयारी के लिए त्वरित निर्णय लेने और मंत्रालयों के बीच उच्च समन्वय और नीतियों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री ने यह भी साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पश्चिम एशिया की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारतीय जनता को इस संघर्ष का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। भारत लगातार स्थिति की निरंतर निगरानी कर रहा है और इसके प्रभाव से भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करने दिया जाएगा। और वहीं भारतीय सेना ने रक्षा खरीद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM के माध्यम से अपना पहला कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये कदम रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भारतीय सेना ने बाय इंडियन श्रेणी के तहत 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर्स की आपूर्ति के लिए JCB इंडिया लिमिटेड के साथ करीब 26 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। यह ऐतिहासिक खरीद सेना की अधिग्रहण प्रक्रिया में तकनीक आधारित और पारदर्शी प्रणाली को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जेम पोर्टल के जरिए कैपिटल खरीद करने से न केवल प्रक्रियाएं तेज होंगी बल्कि तय नियमों का पूर्ण पालन भी सुनिश्चित हो सकेगा। इस पहल से खरीद प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आने की भी उम्मीद की जा रही है और आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति अधिक तेज और व्यवस्थित तरीके से भी हो सकेगी। और इसके साथ ही ये कदम भविष्य में इसी तरह की अन्य खरीद के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। बड़े पैमाने पर यह पहल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योगों की भागीदारी को मजबूत करने की सरकार की नीति को भी सुदृढ़ करती है। इन टेलीस्कोपिक हैंडलर्स की खरीद से भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स और सामग्री प्रबंधन क्षमता को विभिन्न परिचालन परिस्थितियों में और अधिक मजबूती मिलेगी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया के लिए 30 नियोजित और गैर नियोजित उड़ानें संचालित करेगी, जिनमें 16 गैर नियोजित उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात के लिए होंगी। इन उड़ानों का समय और संचालन वहां के एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध स्लॉट्स और स्थिति के हिसाब से होगा। इसके अलावा एयर इंडिया की सभी उड़ानें जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों के लिए है, सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।
वहीं पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन ब दिन और भयावह होता जा रहा है। इस बीच अब अमेरिका ने अपनी सैन्य रणनीति को और भी आक्रामक बना दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि आधुनिक युद्धपोत USS त्रिपोली अपने निर्धारित ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है और 3,500 मरीन कमांडो की एक नई टुकड़ी खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर दी गई है। जापान स्थित सैन्य बेस से रवाना हुई 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की इस तैनाती से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जमीनी और समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई है। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बीच इतनी बड़ी संख्या में मरीन सैनिकों का एक साथ पहुंचना बहुत बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो पश्चिम एशिया में तनाव इस समय चरम पर है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। अमेरिका के 50 से ज्यादा शहरों में लोगों ने नो किंग्स प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ जारी युद्ध के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी लोगों ने ट्रंप प्रशासन का विरोध करते हुए प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने मिडटाउन मैनहट्टन से मार्च किया। सैन फ्रांसिस्को में भी एम्बार्डेरो प्लाजा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और सिविक सेंटर प्लाजा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट और ईरान संघर्ष का विरोध करने वाले बैनर थे। सेंट पॉल मिनेसोटा में भी बड़ी रैली आयोजित की गई। ये प्रदर्शन पूरे देश में आयोजित नो किंग्स रैलियों का हिस्सा है जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के विरोध में आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दी कि ये जो तमाम रैलियां हैं वो ऐसे समय पर हो रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटकर 36% रह गई है, जो उनकी दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद का सबसे निचला स्तर है। नो किंग्स आंदोलन की शुरुआत पिछले साल 14 जून को ट्रंप के जन्मदिन पर हुई थी और इस आंदोलन में करीब 2100 स्थानों पर 40 से 60 लाख लोगों ने भाग लिया था। वहीं अक्टूबर में हुई दूसरी रैली में लगभग 2700 शहरों में 70 लाख लोग इसमें शामिल हुए थे। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, अमेरिका की अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ लगातार संघर्ष भी बढ़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर ही इस समय डोनाल्ड ट्रंप का विरोध भी देखने को मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिका भी विभाजित है इस मसले पे, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी टैरिफ वार जब डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया और वो टैरिफ वार के बाद लगातार अमेरिका में जो है चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ वार आपने शुरू किया है, उस टैरिफ वार से आम आदमी को कोई इस तरह का फायदा नहीं हो रहा है। उसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे नाजायज ठहरा दिया। तो इसे लेकर देखिए, अमेरिका में उसके बाद उस स्थिति से अभी निकले नहीं थे कि उन्होंने ईरान पे युद्ध छेड़ दिया। और ईरान पे युद्ध तब छेड़ दिया जब ईरान के साथ अमेरिका की खुद की वार्ता हो रही थी ओमान की मध्यस्थता में। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में काफी क्षोभ है उस स्थिति को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां घरेलू लोगों के लिए परेशानी कर रही है। और कई लोग यह मान रहे हैं कि वो जो उनकी नीतियां हैं, उनके जो काम है, या तो इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पे दुनिया भर के जो लोग अमेरिका के नागरिक भी हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस भी कई बार कहती है कि हमको पता नहीं है और पुलिस ने हमले करके कुछ लोगों की हत्याएं कर दी है। तो ऐसी स्थिति में बहुत जबरदस्त विक्षोभ है अमेरिका के कई तबकों में। और वो लोग यह कहने लगे हैं कि आप चुने गए नेता हैं, आप कोई राजा नहीं है। और इसी को लेकर नो किंग्स के नाम से अमेरिका के तकरीबन सभी शहरों में बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हो रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर और जहां भी आप देख रही हैं वहां प्रदर्शन हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो अमेरिका, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी नीतियां हैं, वो नीतियां जो है वहां की आम जनता को पूरी तरह पसंद नहीं आ रही है। जो उनके मित्र देश है, मित्र देश पूरा यूरोप उनसे खफा है, यूरोप के लोग परेशान है। उसके बाद और भी जो मित्र देश है जहां भी है, आपने देखा कि भारत के साथ भी उनके जो संबंध किस तरीके से उतार चढ़ाव से बढ़े हुए हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ही लाजमी है कि अमेरिका में प्रदर्शन होगा। अमेरिका में लोग गुस्से का इजहार करते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि इसके रिजल्ट भी आते हैं। अब मिड टर्म इलेक्शन होना है कुछ दिन के बाद, डोनाल्ड ट्रंप को वो मिड टर्म इलेक्शन संभालना है। सीनेट के आधे सदस्य नए चुने जाते हैं,
तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब देखना होगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति को संभालते हैं, क्योंकि एक तो उनका ईरान का मोर्चा है, उसके बाद दूसरा जो है उनका मोर्चा बिल्कुल अखिलेश, ईरान का मोर्चा है और हम लगातार देख पा रहे हैं कि जिस तरह से मरीन सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है और दूसरी तरफ हूतियों ने जिन हमलों की जिम्मेदारी ली है, तो लाल सागर पर भी अब खतरा कहीं ना कहीं मंडराने लगा है। हाँ, देखिए, जो ईरान के जो समर्थक ग्रुप है, ईरान के समर्थक ग्रुप या तो हिजबुल्लाह जो लेबनान में है या हूती जो यमन में है। हाँ, देखिए, यमन में तो सत्ता परिवर्तन हो गया, असद वहां नहीं है अभी, लेकिन फिर भी यमन में हूतियों का जो बेस है वो हूतियों का बेस बना हुआ है। हालांकि हूतियों पे कुछ दिनों पहले हमने देखा था, 2-3 महीने पहले अमेरिका ने आक्रमण किया था और कोशिश की थी कि उनकी ताकत को खत्म किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, हूतियों की ताकत खत्म नहीं हुई है और उन्होंने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। जो अमेरिकी बेस है या फिर इजराइल की तरफ भी वो हमले करेंगे, इस बात की उन्होंने घोषणा की है। तो निश्चित तौर पे जो ईरान समर्थक समूह है वो धीरे धीरे फिर से सक्रिय होने लगे हैं। इराक में आपने देखा कि इराक में इन्होंने जो है कुर्दों के खिलाफ जो एक्शन किया है, जो इनके ईरान समर्थक जो वहाँ के ग्रुप है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अमेरिका समर्थक जो भी उधर है पूरे मध्य एशिया के क्षेत्र में, उन पर जो है ईरान के जो समर्थक समूह है उन्होंने अपना दबाव बनाने की कोशिश की है। जी, और इसी के साथ फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं समाचार पत्रों की दुनिया में और आपको बताते हैं कि आज अखबारों में कौन कौन सी खबरें हेडलाइन के साथ प्रकाशित हैं। जी हाँ, और आज नया सवेरा में अगर बात करें हम सबसे पहले और प्रमुख खबर की प्रेस रिपोर्ट के जरिए, तो वो है ड्रोन युद्ध तैयार है, जिसमें 3 महीने में तैनाती अब की जाएगी इनकी। दरअसल आपको बता दें कि एंटी ड्रोन तकनीक से ये यूनिट जो है वो लेस होने जा रही है। और दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो चीन सीमा पर तैनाती की तैयारी भी की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान सीमा के चप्पे चप्पे पर ड्रोन हमला करने में सक्षम अश्नी प्लाटून के जवान जो हैं वो कमान संभालते हुए पूरी तरह से नजर आएंगे। और ड्रोन प्लाटून अश्नी की तैनाती भी शुरू कर दी गई, जिसमें कश्मीर से लेकर के गुजरात तक समूची 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा पर 3 महीनों के अंदर ही ये तैनाती पूरी कर ली जाएगी। और साथ ही अश्नी प्लाटून को ड्रोन के अलावा एंटी ड्रोन तकनीक से भी लेस किया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो हमारी भारत की सुरक्षा है, खासतौर पर सीमा पर जो सुरक्षा है, वो और मजबूत होती हुई आगे आने वाले समय में नजर आएगी। और रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि छोटे छोटे बायोगैस प्लांट किस तरह से सहारा बन रहे हैं और हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, भारत ने हरित क्रांति का दौर देखा, श्वेत क्रांति का दौर देखा और अब देश देख रहा है गौ आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई ये एक नई क्रांति। जी हाँ, ये है बायोगैस प्लांट से जुड़ी हुई क्रांति। और आपको बता दें कि इस समय में जब पूरी दुनिया गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रही है, तो उसी समय में महाराष्ट्र के पुणे में 4 दिन चले गोटेक 2026 सम्मेलन में बायोगैस से ऊर्जा संकट का समाधान देने पर खुलकर चर्चा हुई। हालांकि इस सम्मेलन की भूमिका इस युद्ध से बहुत पहले से बनी हुई थी, लेकिन इस दौरान कैसे हम अपने ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ाएं या फिर हम अपनी ऊर्जा को और बढ़ा सकते हैं, उसमें इजाफा कर सकते हैं, उसको लेकर के ये सम्मेलन आयोजित हुआ। और छोटे छोटे बायोगैस प्लांट को कैसे हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उस पर जोर दिया गया।
और इसी के साथ अगर तीसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो वो है महिलाओं से जुड़ी। दरअसल भारत में प्रसव के दौरान होने वाली जो मातृ मृत्यु दर है उसमें 80% की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि 1990 की अगर हम बात करें तो 1990 के दौर में प्रति 1 लाख जन्मों पर 508 माताओं की जान चली जाती थी। लेकिन अब सुरक्षा बढ़ चुकी है और 80% तक कम करने में सफलता हासिल की गई है। भारत ने पिछले 3 दशकों में अपनी मातृ मृत्यु दर को 2023 के ताजा विश्लेषण में इसकी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही प्रसव पूर्व जांच, सुरक्षित प्रसव सेवाएं और आपातकालीन प्रसूति देखभाल में सुधार ने इस बदलाव में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आई, जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। अगली खबर है राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई। अगर आप अपने वाहन को ओवर स्पीडिंग के साथ चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके घर पहुंच सकता है चालान। जी हां, 125 और नए हाईटेक कैमरे लगा दिए गए हैं और ओवर स्पीड पर ये निगरानी रखेंगे। कैमरे सीधे आपके घर पर चालान भेजेंगे और ये डिजिटल पहरा लगातार बढ़ता जा रहा है, कड़ा होता जा रहा है, क्योंकि कैसे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और कैसे ओवर स्पीडिंग अगर आप करते हैं तो उसमें कमी लाई जा सकती है, उसको लेकर के सरकार लगातार प्रयासरत है। तो दिल्ली में ओवर स्पीड पर अब और भी सख्त पहरा, क्योंकि 125 नए ओवर स्पीडिंग वॉयलेशन डिटेक्शन कैमरों का सॉफ्ट लॉन्च कर दिया गया और इन्हें सीधे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ई चालान सिस्टम से जोड़ दिया गया है। तो सतर्क रहिए, वाहन निर्धारित गति के साथ ही चलाइए। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जिन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया और इसके साथ ही अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या कुछ है खास। एक दिन एक उत्सव। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाए जाने वाले कामदा एकादशी के पावन अवसर पर ग्वालियर के सनातन धर्म मंदिर में भक्ति और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, भगवान विष्णु के विशेष श्रृंगार, भोग और भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और इस अवसर पर परंपरा और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम नजर आ रहा है। आपको भी दिखाते हैं घर बैठे हुए हमारी ये खास रिपोर्ट। कामदा एकादशी के पावन अवसर पर ग्वालियर के सनातन धर्म मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारियां की गई हैं। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान चक्रधर का भव्य श्रृंगार किया जाता है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी के अनुसार इस अवसर पर भगवान को सुंदर पोशाक और फूलों से सजाया जाता है। भक्त द्वारा फल, मिठाई, शरबत और अन्य भोग अर्पित किए जाते हैं। साथ ही शाम और रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देता है। कामदा एकादशी के दिन श्रद्धालु विशेष रूप से व्रत रखकर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और रात भर जागरण व कीर्तन में भाग लेते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। कामदा एकादशी का यह पर्व आस्था, भक्ति और परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा और विश्वास से जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब देख लेते हैं खबरें, दुनिया भर की कुछ खास खबरें अराउंड द वर्ल्ड में। लंदन में करीब 40,000 लोगों ने मार्च टू स्टॉप द फायर राइट रैली में हिस्सा लिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने रिफॉर्म यूके पार्टी की नीतियों का विरोध किया। ये मार्च ट्राफलर स्क्वायर तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने आफ्रिकन नीतियों और बढ़ते दक्षिणपंथी प्रभाव के खिलाफ आवाज उठाई। और वहीं मैक्सिको से मानवीय सहायता लेकर जा रही 2 पाल नौकाएं खराब मौसम के बावजूद सुरक्षित हवाना पहुंची, जिन्हें पहले लापता बताया जा रहा था। नुएस्ट्रा अमेरिका काफिले का हिस्सा रहे इन जहाजों में खाद्य, दवाएं और जरूरी सामान है। वहीं सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। सग्रादा फैमिलिया ने 20वें अर्थ आवर के तहत 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान एफिल टावर, एक्रोपोलिस और ब्रांडेनबर्ग गेट समेत कई प्रमुख यूरोपीय स्मारक अंधेरे में रही। ये वैश्विक पहल वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा चलाई जाती है, जिसकी शुरुआत 2007 में सिडनी से हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा बचाने और पृथ्वी के प्रति जिम्मेदारी निभाने के प्रति प्रेरित करना है। नेपाल में नई सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए 1990 से 2026 के बीच सार्वजनिक पदों पर रहे नेताओं और अधिकारियों की संपत्तियों की जांच के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व में जारी 100 सूत्रीय एजेंडे के तहत 15 दिनों के भीतर इस समिति के गठन की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि ये कदम देश में भ्रष्टाचार और दंड मुक्ति की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए उठाया जा रहा है। और अराउंड द वर्ल्ड के बाद में अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के चौथे दिन आज कर्नाटक 15 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखे हुए है। वहीं ओडिशा 9 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन की शुरुआत जीत के साथ की। टीम ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली आईपीएल में रन चेज करते हुए 4000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा वो टी20 क्रिकेट में 13,572 रन के साथ पाकिस्तान के शोएब मलिक को पीछे छोड़ते हुए छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का दूसरा मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मैच मुंबई के घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और टॉस 7 बजे होगा। एडवाइजर्स और पीवीजी ग्लोबल के बीच खेले गए बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप के प्रदर्शनी मैच में पीवीजी ग्लोबल ने ट्रॉफी पर कब्जा किया। पीवीजी ने बीएमसी एडवाइजर को 7-6 के अंतर से शिकस्त दी। और चलिए नया सवेरा में अब बात करते हैं दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, जिसके चौथे दिन सिने प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिला है। और इस दौरान नेशनल अवार्ड विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर नंदन सक्सेना ने अपने अनुभव डीडी न्यूज़ के साथ साझा किए। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि किसान और पर्यावरण जैसे मुद्दों का फिल्म निर्माण पर काफी अधिक प्रभाव है। आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली का ये चौथा दिन है आज और बहुत उत्साह है यहाँ सिने लवर्स में। और मेरे साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर नंदन सक्सेना जी हैं। नंदन, यू हैव बीन हियर, आप बहुत दिनों से हैं, देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रही हूँ। आपने क्या क्या अनुभव किया है यहाँ IFFD में? देखो, एक तो अच्छी बात यह है कि मैं दिल्ली वाला हूँ। अब मैं मुंबईकर हो गया हूँ, अलग बात है, लेकिन मेरी रूह जो है दिल्ली में बसती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि दिल्ली को एक अपना फेस्टिवल प्राप्त हुआ है और आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। अभी बेबी स्टेप्स हैं, कुछ गलतियाँ होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल बेहतर करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइए सर हमारे दर्शकों को। आपने 3 डॉक्यूमेंट्रीज़ आपकी नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग हैं, दे आर ऑन एनवायरनमेंट, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो हमें ये लगता है कि फ़िल्म उस आदमी को बनानी चाहिए जिसके पास कहने को कुछ हो, और कहने को वो हो अगर आप उस आदमी को ज़ुबान दे सकते हैं जिसके पास ज़ुबान नहीं है, तब आपने बतौर फिल्म मेकर अपना धर्म निभाया। अगर आप उन कॉरपोरेट्स के ही गाना गा रहे हैं जिनके पास तो प्रोपेगेंडा करने की पूरी मशीनरी है, तो फिर हमने शायद इंसान होने का धर्म भी हम नहीं समझ पाए। वंदे मातरम के 150 वर्षों का गौरवशाली इतिहास भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष से लेकर आधुनिक आत्मनिर्भर भारत तक की यात्रा है। ये यात्रा ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ से शुरू होकर 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाए जाने और फिर पूरे राष्ट्र में वंदे मातरम के सामूहिक गायन के माध्यम से राष्ट्र की एकता और राष्ट्रभक्ति के रूप में प्रतिध्वनित होती रही है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक नारे, गीत और प्रतीक उभरे।
लेकिन वंदे मातरम जैसा व्यापक, गहन और दीर्घकालिक प्रभाव किसी और रचना का नहीं रहा। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ये केवल एक गीत नहीं था, बल्कि गुलामी के अधिकार में उम्मीद का प्रकाश था। ये वो स्वर था जिसने आम नागरिकों को आंदोलन का सक्रिय भागीदार बनाया और औपनिवेशिक सत्ता के लिए सबसे बड़ा नैतिक संकट खड़ा कर दिया। ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में रचित वंदे मातरम की अमिट विरासत समय की सीमाओं से परे आज भी उतनी ही सशक्त और उज्जवल है जितने 150 वर्ष पहले थी। आज जब हम वंदे मातरम का गायन करते हैं तो हम केवल इतिहास की ओर नहीं देखते, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के एक जीवंत प्रतीक का उत्सव मनाते हैं, जिसकी उपस्थिति समय के साथ आधुनिक भारतीय समाज के ताने बाने में गहराई से समाती चली गई। अपने 150 वर्षों के इतिहास और यात्रा में वंदे मातरम पूरे सम्मान और गर्व के साथ असंख्य रूपों में गूंजता रहा और आज भी गूंजता है। ये गीत केवल स्वतंत्रता का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता का भी द्योतक है। ये उन बलिदानों की याद दिलाता है जिनसे इस अनूठी पहचान की रक्षा और संरक्षण हुआ। वंदे मातरम अतीत के संघर्षों और वर्तमान के साथ भविष्य की पीढ़ियों की आकांक्षाओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है। वंदे मातरम हमें निरंतर प्रेरित करता है कि हम और अधिक परिश्रम करें ताकि भारत को एक समृद्ध, आत्मविश्वासी और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सके, जो विश्व के सभी देशों के बीच गर्व से सिर उठाकर खड़ा हो। वंदे मातरम का सांस्कृतिक प्रभाव तो अत्यंत विशाल है। गंगा तट पर चिनसुरा में एक मित्र के घर पर अल्प प्रवास के दौरान ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ये संक्षिप्त 2 पदों का गीत, जो प्रारंभ में उनकी पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ और 1872 में आनंद मठ के माध्यम से मातृभूमि के प्रति आत्मा को झकझोर देने वाली स्तुति बन गया। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा इसके गायन के बाद ये जन जन में अग्निशिखा की भांति फैल गया। बंगाल से लेकर समस्त भारत तक लोगों की चेतना को उद्वेलित करते हुए ये स्वतंत्रता का गीत विरोध का उद्घोष और भारत माता की वंदना बन गया। 7 नवंबर 1875 को प्रकाशन के 150 वर्ष बाद वंदे मातरम ने इस महान राष्ट्र के जीवन में अपना यथोचित और गौरवपूर्ण स्थान सुदृढ़ कर लिया है। भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक होने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाने वाला एक सशक्त स्मरण है। ये स्कूलों में गाया जाता है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय उत्सवों में गूंजता है और युवाओं में राष्ट्रभक्ति के मूल्यों को स्थापित करता है। ये सामूहिक और साझा विरासत के महत्व को सिखाता है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखा वंदे मातरम की 150 साल की जो यात्रा रही और इसके साथ ही इसके महत्व के बारे में हमने जाना। और अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मौसम की। देश भर में जानते हैं मौसम का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। जी हाँ, और आज आपको झलके दिखाने वाले हैं हम समुद्र के नीचे की दुनिया की, जहां अनोखे समुद्री जीव और रंग बिरंगी मछलियों की हजारों प्रजातियां जो हैं वो समुद्र को बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत बनाती हैं। आप देखिए इन झलकियों का आनंद, और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी संध्या और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।